सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक के बारे में बता दूं, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे। आज से बेसिकली ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे। और ऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इनिशियल लेक्चर्स हैं मेरे, इनिशियल लेक्चर्स मतलब कि जो अब से आज से लेके अगले जो 20 लेक्चर्स होंगे, आज से जो 20 लेक्चर्स होंगे अगले, बेटा जी अगर आपने उनमें से एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आए। क्या मेरी स्टेटमेंट सब तक क्लियरली पहुंच गई? अगर आपने जो है अगले 20 लेक्चर्स में से एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आए, पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट, अगर आपने जो मैं क्लास लगाऊंगा उसको कम से कम 3 बार रिवाइज नहीं किया तो भी आपको ऑर्गेनिक नहीं। मतलब जो आज मैं कराऊंगा, एक बार आपने पढ़ लिया, 2 बार आप फिर से वीडियो देख के और जो है लेक्चर नोट साथ में बैठ के जो है आपको उनको समझना है कि मैंने क्या बताया। क्या आपको ये दो चीजें समझ में आ गई? ठीक है। मतलब इसके अलावा भी ना समझ आने के 20 तरीके हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इन दो का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है, आपको ये चीजें तो जो है फॉलो करनी पड़ेगी। टर्म 1 हो, टर्म 2 हो, कुछ हो, टर्म 1 टर्म 2 जो है जो आ रही है, पहली बात उसमें भी वही आ रहा है जो मैं करा। टर्म 1 में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर आप उसको, और वो आपके एग्जाम के टाइम पे तो है नहीं, तो आप जो है क्लास मत मिस कीजिए। ठीक है, यू मैनेज योर टाइम बट डोंट मिस द क्लास। क्योंकि हम इस चीज को नहीं देख के चल रहे हैं कि मतलब शॉर्ट टर्म, हम इस चीज को लेके चले हुए हैं कि ऑर्गेनिक अगर अच्छी बनेगी तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्वालिफाई हो। ठीक है, चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसको हम कह रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओ। ठीक है, और इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है इसमें आज के लेक्चर में हम बात स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। नए और पुराने दोनों बैचेस फिर से मर्ज हो गए, तो घर वापसी हो गई लोगों की। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा नए बच्चों का ज्यादा थोड़ा केयर करना चाहूंगा कि भाई उनको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियल 1-2 लेक्चर, 4-5 लेक्चर्स परेशानी आ सकती है। किस परेशानी? सबको आएगी ऐसे, क्योंकि ऑर्गेनिक फिजिकल से बिल्कुल अलग। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने अभी तक मास्टरी की है फिजिकल या इनऑर्गेनिक को पढ़ने में। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने मेरे से, आप लोगों ने और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। ठीक है, तो ये अलग ही है, इसमें परेशानी आनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर जिस बंदे को परेशानी आ रही है, इसका मतलब ही इज स्टडिंग नॉर्मल। जिसको नहीं आ रही है, इसका मतलब
वो राइट ट्रैक पे नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, स्टेटमेंट समझ रहे हैं? तो परेशानी बिल्कुल आए, ठीक है। तो लेकिन ऑर्गेनिक की अच्छी बात ये होती है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि ये परेशानी क्रिएट करे। लेकिन जब आती है तो बहुत बढ़िया बात बन जाती है, फिर आप केमिस्ट्री में इजी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, चलिए। तो ये जो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, अच्छा मैं साथ में ऐड कर दूं कि मैंने जो है आपको, आप देखिएगा एक हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी आपको ग्रुप में सेंड की, आप ओपन कीजिए। हैंड रिटन नोट्स जो है मैंने आपको फॉरवर्ड किए, मिल गए आपको, ग्रुप में मिल गए हैं। तो ग्रुप में मिल गए हैं, मतलब वो जो है आई थिंक लास्ट ईयर किसी बच्ची के हैं मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो आपको काफी हेल्पफुल हो जाए कि उसने जो है ऑलरेडी वो नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको कॉशियस रहना है कि डोंट कंसिडर देम एज द कंप्लीट नोट्स, क्योंकि उसने भी ये लॉकडाउन में ही बनाए होंगे, तो इसलिए जो है आपने अपना भी चीजें उसमें ऐड करनी है। बट हाँ, आपको हेल्प काफी मिल, ठीक है, हेल्प काफी मिल जाएगी उन नोट्स, ठीक है। सुबह की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते क्या, और इनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर दूं पहले। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है ऑर्गेनिक के मोस्ट फंडामेंटल फाउंडेशन ब्लॉक्स, तो जिसको बोलते हैं ना ऑर्गेनिक जो आपकी बननी है उसकी जो फाउंडेशन है वो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अगर ये स्ट्रांग हो गए तो ऑर्गेनिक स्ट्रांग, ये स्ट्रांग नहीं हुए बाद में कितना भी पढ़ लोगे आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग नहीं हुई, ये फाउंडेशन, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हुए क्या? इफेक्ट्स which ऐसे इफेक्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल में कैसे हुई है उसके कारण अराइज होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोलते हैं, है ना। भाई एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कुछ एटम्स होते हैं, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये एटम्स शेयर वगैरह करते हैं तो उससे बॉन्ड बनते हैं। तो सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी गेम जो है किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। और जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स की, जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स की वो भी इलेक्ट्रॉन्स गवर्न करते हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट सबसे पहले पढ़ना जो है हमारे लिए जरूरी। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर किन किन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट,
फोर्थ वन इज, इसकी हम बात करेंगे हाइपरकम्युनिकेशन। मैं नए बैच वालों से रिव्यू लूंगा जो है। सिर्फ आयुष्मान, इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन। दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल। इज इट ओके? तो इन चार इफेक्ट्स की हम बात करें, ठीक है? जो नए बैच वाले हैं वो भी आराम से नोट करते रहे। मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा क्लास के एंड में, बात करूंगा मैं आप लोगों से कि आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है और आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है ना? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग मैंने कुछ हद तक करवा दिया है ना। कुछ लोगों ने मेरे से पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, काफी लोगों ने पढ़ा हुआ, कुछ लोग काफी लेट आए थे। दिस इज नॉट द करंट, ये 12th का नहीं है, ये 11th का है। हाँ मैं समझ गया आयुष्मान, कुछ काफी लोगों का केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ, पीरियोडिक टेबल भी नहीं, है ना? लेकिन कुछ बैच, जब न्यू बैच बना था, वो मेरे से पहले से पढ़ रहे थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की, आपको मैं कईयों के नोट्स में देखा होगा, ठीक है? तो अगर उस तरीके की परेशानी आएगी देन रीथिंक अबाउट, बट आप ट्राई करें कि आपको ये बातें समझ में आए तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? वो तो पैरेलल हम चलाते ही रहेंगे क्लास, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज की हैं जो पुराने वाला कोर्स। तो अब बेटा जी आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जिस इफेक्ट की बात करेंगे उस इफेक्ट को बोलते हैं हम इंडक्टिविटी। इसको आई इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है? डिफाइन कैसे करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन आप ऐसा लिखिए, पहले मैं बात को समझा रहा पहले मैं बात को समझा रहा हूं, उसके बाद बाकी बात करें, ठीक है? पहले मैं सीधे सीधे बात को बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा, तो मतलब जब भी
इलेक्ट्रॉन्स जो है टुवर्ड वन ऑफ द बॉन्डेड एटम या उससे दूर जाएं किसी एटम या ग्रुप की वजह से, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है दो तरह के। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वन इज प्लस साइड एंड अनदर इज माइनस। ठीक है, कौन इफेक्ट में दो इफेक्ट साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं, सभी नोट करते जा रहे हैं, सभी कंफर्टेबल है अभी तक? ठीक है, आ जाएगा समझ, सबको आएगा समझ, चिंता मत कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए, तो अब देखिए, अब क्या है आगे। तो जैसा मैंने कहा, पहले मैं माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूं, अब आपको समझना स्टार्ट। अब ये नए और पुराने बच्चे सभी को जो है समझ आ जाती है, ये मेरी बात, ध्यान दीजिए। मान लो मेरे पास यहां पर एक मॉलिक्यूल है ऐसा, यहाँ पर आप हाइड्रोजन अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना, इसलिए जो है मैंने सिर्फ कार्बन और फ्लोरीन की मेंशन की। अच्छा, ये सारे कोवलेंटली बॉन्डेड, सारे बॉन्ड से कोवलेंट है, क्या आपको समझ आ रही है बात? ठीक है, अच्छा मुझे पहले एक सवाल का जवाब चाहिए कि कार्बन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नए बच्चों को पता है? नए बच्चे जवाब दीजिए, पुराने वालों को पता है, मैं समझ गया। नए बच्चे, न्यू 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 विवेक, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, फ्लोरीन। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब सुन लो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है बेटा जी, इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में बिल्कुल मिड में होते हैं, नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल मिड में होते हैं, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा, होगा कि नहीं? मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड फ्लोरीन। बोलो, सही बात है कि नहीं? फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना? The tendency to withdraw electron pairs from the covalent bond is called electronegative। तो मतलब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है। और इसकी वजह से पता क्या होना है बच्चे, इसकी वजह से पता क्या होगा, इसकी वजह से फ्लोरीन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और अपने कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इज इट ओके? जब इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेंडिंग टाइम हियर, तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? ठीक है, आएगा। अब सुनते जाओ, योग्यता ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब चलो ये आ गया, हाँ कार्बन पॉजिटिव एफ नेगेटिव, बिल्कुल सही है। अब इस कार्बन का सोचो भाई, अगर इस कार्बन से फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली है, तो ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? लिखो, इस टाइम पे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है? डेफिशिएंट है। नकुल गलत, फ्लोरीन रिच है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए तो डेफिशिएंट है। सही बात, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अच्छा क्यों, फ्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन्स खींच ली, डन।
तो चलिए अब मैं यहाँ थोड़ा सा, आप एक दूसरे की चैट्स देख भी सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। चलिए अब सुनिए। तो अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इवन इस कार्बन और इस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर्ड थे बिल्कुल मिड में, क्योंकि ये बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थे, तो अब क्या होगा, ये कार्बन इस आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, बोलो खींचेगा कि नहीं? ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि भी फ्लोरीन से तो खींच नहीं सकता, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन आगे वाले कार्बन से खींचेगा। जब आगे वाले कार्बन से खींचेगा तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन इस कार्बन पे कुछ डेल्टा डैश पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं? भाई जब ये कार्बन जो है इससे खींचेगा तो बेचारा ये डेफिशिएंट हो गया, है ना? आप देख रहे हो मैंने एरोज यहाँ पे 4 एरोज लगाए हैं, यहाँ पे 3 एरोज लगाए हैं, मतलब जितने जोर से फ्लोरीन कार्बन से खींचेगा पहले से, उतने जोर से ये कार्बन इस कार्बन से नहीं खींचेगा, थोड़ी स्ट्रेंथ कम होगी। सही बात है, क्योंकि सही बात है, ये कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ एरोज कम कर दिया। अब देखो ये कार्बन भी कम, ये कार्बन भी डेफिशिएंट हो गया, तो जब ये कार्बन डेफिशिएंट हो गया, अब ये आगे वाले कार्बन से खींचेगा, इससे जो है कुछ डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये कार्बन आगे वाले से खींचेगा तो डेल्टा ट्रिपल डैश पॉजिटिव आएगा। सही बात है। बोलो बोलो, वो लास्ट वाला कोई कमेंट लिख रहा है, लास्ट वाला कुछ लिख रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ, डेल्टा डैश क्या है ये, नकुल? ये अच्छा, एक लास्ट वाला कार्बन हाइड्रोजन से लेगा, सुन लो कुलवीर, मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसे तो ये कार्बन भी इन हाइड्रोजन से भी लेगा, लेकिन मैं ज्यादा उलझाना नहीं चाहता ना चीज को, हम कार्बन कार्बन पे कंसंट्रेटेड रहते हैं भी। सुनो, देखो ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब क्या होता है? देखो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव मतलब, कंप्लीट नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन डेल्टा जब मैं लिख रहा हूं तो हो सकता है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का सम फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, क्योंकि पूरी तरह से फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं गए, तो इसलिए इसलिए ये लगभग आप 5% मान लो, जैसे 5% इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, है ना, कि भाई इस पे डेफिशिएंसी आई है लेकिन बहुत कम आई, ऐसा नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे ही खींच लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये मानो कि इस पे 5% नेगेटिव हो गया तो 5% पॉजिटिव इस पे हो। सही बात है। इलेक्ट्रॉन का डेल्टा मतलब सम फ्रैक्शन, तो वो सम फ्रैक्शन भी आप अपने दिमाग में 5% रख सकते हैं कि भाई इसने 5% इस इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा चले गए, ठीक है, तो इसके पास 105% हो गए, इसके पास सिर्फ 95% रहे, है ना। मतलब अदरवाइज पहले क्या था, दोनों के पास 50-50% थे, ऐसे मान लो। तो 50-50% जब दोनों के थे, इसको मान लो अब इसके पास 55% है, इसके पास 45, ठीक है। चलो सुनते जाओ। अब देखो यहां मैंने जो मॉलिक्यूल बनाया ना, भाई ये वाला इससे खींचेगा, ये वाला इससे खींचेगा, ये वाला इससे खींचेगा, ये वाला इससे खींचेगा, अगर आगे कोई होता रहेगा चेन में तो वैसे वो खींचते जाएंगे। इजी टॉपिक। तो मतलब ये समझ लो कि फ्लोरीन जो है 5% खींच रहा है, तो इस पे 5% आया, फिर उसका 5%, उस जो 5% यहाँ पे आया था उसका 5% इस पे आया, उसका 5% इस पे आया, अगले इसका 5% इस पे आया, समझ रहे हैं? तो मतलब बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे जो है, विद एवरी कार्बन दिस इफेक्ट इज डिक्रीजिंग। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर कार्बन के साथ जो है ये इफेक्ट जो है बेटा जी, क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, तो ये जो है, देखो विवेक, ये जो है ना एरो, एरो तो सिर्फ आपको फिनोमिना दिखाने का। अगर मान लो मेरे पास और ज्यादा एटम्स होंगे तो मैं 4 5 की जगह यहाँ पे या 4 की जगह यहाँ पे 10 एरो लगा दूंगा, 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। लास्ट वाला कार्बन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है।
चाहे वो हाइड्रोजन से खींचे फिर भी पॉजिटिव होगा। देखो जैसे ये कार्बन भी तो इससे खींच रहा है फिर भी ये पॉजिटिव है, वैसे ये चलता जाएगा। आप इस कार्बन तक अपने थॉट को एंड कर दें, उससे आगे मत सोचे कि क्या होगा, वो सेम ही होगा। अगर कार्बन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बस यहीं तक हमने कंसिडर करना। क्या आप मेरी बात समझ गए? हमने ज्यादा जो है एंड पे नहीं जाना कि भाई एंड में कहां से खींच रहा है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, तो यहाँ पर पहली बात आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझने में ये लग रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। देखो पहले ज्यादा था, फिर कम था, फिर कम था, फिर कम था। जितना मैं समझा रहा हूँ पहले उतना समझो जितना मैं समझा रहा हूँ। और अगर आप अपने वो नोट्स देखें, नोट्स खोलना एक बार, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं बाकी सारी बात बताऊं, ठीक है। आप देखिएगा एक आधे पेज के बाद देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। लिख के आपको मिल गए सबको? तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट। अब इस परमानेंट का मतलब है, मैं माइनस आई से समझाता हूँ, प्लस आई आपको समझ में आ जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट मतलब ये जो टेंशन थी इस मॉलिक्यूल में, ये जो क्रिएट हुई है, ये जब तक मॉलिक्यूल रहेगा तब तक ये टेंशन परमानेंटली रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए है। ये जो टेंशन जो बरकरार हुई है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से और पूरे मॉलिक्यूल में हलचल जो मचा दी गई है यहाँ पर, वो परमानेंटली मॉलिक्यूल में रहेगी, वो हटने वाली नहीं। इज इट ओके? अगला, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। जैसे जैसे कार्बन आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट इंडक्ट इसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिस्टेंस के साथ साथ कम हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट भी आप, ठीक है, समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इनफाइनाइट but for practical purposes we will consider the three carbons only। ठीक है, मतलब हम अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ मंशी, फर्स्ट पॉइंट को रिपीट करना ना। देखो परमानेंट है बेटा, इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, इस कार्बन ने यहां से खींचे, इसने यहां से खींचे, इसने यहां, जो ये टेंशन बरकरार हुई है ना एक, वो मॉलिक्यूल में परमानेंट रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल फिर रात को सो गया तो ये टेंशन भी खत्म, ठीक है। ये टेंशन परमानेंट रहेगी जब तक मॉलिक्यूल बरकरार है, तब तक ये जो डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं क्रिएटेड जो है, ये बरकरार है। और दूसरा पॉइंट, डिक्रीजेस, हाँ मैं पहले दूसरे पॉइंट पे आ रहा है, डिक्रीज विद डिस्टेंस। मतलब इसका मतलब ये हुआ दूसरे पॉइंट का कि डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, फिर डेल्टा डैश पॉजिटिव, फिर डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव, और फिर जो है डेल्टा ट्रिपल डैश। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये ज्यादा, ये कम, ये कम, ये कम, तो डिस्टेंस के साथ जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का उसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है, ठीक है। दैट्स इट। आप में से कई लोगों ने बोला था कि सर
आगे मतलब जो है इसके बाद क्या होगा। देखो अगर मान लो इसके बाद भी कार्बन लगाए, एरो आप छोड़ना ऐसे, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। आप जितने कार्बन लगाएंगे ये आगे तक चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं। पहली बात है ना भाई, जैसे सुन लो, जैसे आप समझ जाओगे बात। जैसे मान लो, सुनते जाना, ये पहला आदमी है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। इसके हाथ में एक रोटी, सुन लो, इसके हाथ में एक रोटी, ये क्या करता है, उस रोटी का आधी रोटी अपने पास रखता है और आधी इसको दे देता है। सुनते जाना मेरी स्टोरी। फिर इसके पास कितनी रोटी आई, आधी आई। ये क्या करता है, उसकी हाफ अपने पास रखता है, हाफ अगले वाले को दे देता है, तो 1/4 आ गई इसके पास। फिर ये क्या करता है, उसका हाफ अपने पास रखता है और उसको आगे दे देता है। तो ये बताओ कितने कितने कार्बन के बाद रोटी खत्म हो। बस गुलमीत ने जवाब दे दिया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट के बाद बिल्कुल, मुझे लगता है मेरा थॉट समझ में आ गया। हाँ चलते जाएंगे बिल्कुल। तो वही बात विवेक जी यहाँ पर ये है कि थ्योरेटिकली तो जो है हम मानेंगे कि वो जो है, क्या बात है, नकुल ने तो सिंबल भी निकाल दिया। सुनो, थ्योरेटिकली तो हम ये कहेंगे कि इनफाइनाइट लेंथ तक चलेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जब हमने हमें इसका यूज करेंगे ना, जब हम, आप देखना आगे हम इसको अप्लाई करेंगे, ये बड़ा बढ़िया फिनोमिना है। जब आगे अप्लाई करेंगे तो हम मानेंगे कि 3 कार्बन तक ही यार ये डोमिनेटिंग है, 1 2 3, इसके बाद हम मानेंगे कि ये लगभग जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लीजिए। 3 कार्बन के बाद हम इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली। देखो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि इंडक्टिव इफेक्ट कहां तक चलता है, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट लेंथ तक। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसा आएगा जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा होगा मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो वहां पर हम 3 कार्बन तक कंसिडर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, चौथे कार्बन तक कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी, अभी उस बात को साइड में रख, सुन लीजिए बात, अब ध्यान देते जाइए, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट डजंट ऑपरेट थ्रू बाई, गुरमीत मैंने बोल दिया ना कि भैया थ्योरेटिकली इनफाइनाइट लेंथ तक चलता है इंडक्टिव इफेक्ट, रोटी वाला एग्जांपल मैंने अभी दिया, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ तक। लेकिन हम जब इसको क्वेश्चन में खुद यूज करेंगे तो 3 कार्बन, भाई सीधी सी बात है, पहले हाफ रोटी हुई, फिर 1/4 हुई, फिर 1/8 हुई, फिर 1/16 हुई, 1/16 के बाद कंसिडर करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये 3 कार्बन के बाद इतना कम हो जाता है कि हम इसको प्रॉपर्टीज डिफाइन करने में यूज नहीं करते, ठीक है। सुनो, क्या नए बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ क्या नए बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं, पहले मुझे रिव्यू लिख के दो, नए बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं। बहुत बढ़िया, मनसीन को आ रही है, नंदनी को आ रही है, ठीक है, आकर्षित को आ रही है, महवेश को आ रही है, कुशील काशवी किधर है, पवनजीत नो आ रही, ठीक है ना, ठीक है, चलो मिटा दें इसको, इसको मिटा दिया जाए, ओके। अच्छा, और एक बात सुनिए, अगली क्लास से, सुनो,
मैं समझाता हूँ, सुनिए। अब अगली क्लास से हम एक काम करेंगे। मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि ये जो लड़की ने नोट्स बनाए हैं ना, इसको आप फोटो स्टेट करवा के अपने साथ में रख लें। जब आप अगली क्लास में आओगे तो आप इन नोट्स को फोटो स्टेट करवा के जो है, प्रिंट करवा के जो है साथ में रख लें। उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, देखो मैंने देखा है ना आपके नोट्स में, कल जब हम पीटीएम कर रहे थे तो लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। इससे आपका काम जो है काफी आसान हो जाएगा। आप वन साइड ही फोटो स्टेट कराओ उसको और एक साइड खाली रखो। तो उससे क्या होगा कि आप एक साइड अपने नोट्स लिखते जाओ, जो इसने नहीं लिखा, या इस क्योंकि ये भी बच्ची है तो इसलिए हो सकता है इसने गलत भी लिखा हो, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते, ठीक है। तो मुझे लगता है दैट विल हेल्प उन लोगों को जो कि नोट्स ढंग से नहीं बना रहे, है ना। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन खाली पेज पे लिख दें और सामने तो नोट्स प्रॉपरली बने हुए, ठीक है। हाँ, अच्छा। गुरमीत कह रहा है कि लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। मैंने कहा इसको कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही चलता है, मतलब जैसे अगर कार्बन 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 बॉन्ड है और अगर क्लोरीन खींच रहा है, अब हमने कहा कि इधर ही एरोज हमने 4 लगा दिए, इधर मानो सिग्मा बॉन्ड है तो इधर 3 लग गए, लेकिन अगर इधर पाई बॉन्ड आ गया तो इसके थ्रू अपना इंडक्टिव इफेक्ट आगे जाएगा ही नहीं। मतलब हमने बोला ना 3 तक कंसिडर करो, लेकिन अगर मान लो पहले के बाद ही डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया इसमें, तो अब इससे आगे इंडक्टिव इफेक्ट जाएगा ही नहीं। फ्लोरीन फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट यहीं रुक जाएगा। सही बात है, सही बात है, क्या बात है, कुलमीत वेलकम, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे दिमाग में एक थॉट और भी आ रहा है। देखो, अ, मैं इसी वीक से जो है सेंटर पे क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं वहां की लाइट्स वगैरह ठीक करवा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि त्रिकुटा नगर में हम पहले ये कर रहे हैं कि आप लोग जो है ऑफलाइन के लिए भी आ जाए, ठीक है। जैसे 5-10 बच्चे ही आए, ऑफलाइन के लिए आए, ठीक है ना। एंड बस धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए। अब जब मैं बताने ही लगा हूँ, पहले सुन लीजिए मेरी बात। अब मैंने जैसे आपको बताया, देखो आयुष्मान, मैं ना, मतलब कल या परसों से आपने आना स्टार्ट कर, ठीक है। आपने एक बार पहले राहुल जी को बोल देना कि मैं आ रहा हूँ क्लास लगाने, ठीक है। वी विल स्टार्ट। मैं चाहूंगा कल से ही मैं स्टार्ट कर दूं वहां पे। आपने आ जाना 4 बजे जो है, अगर क्लास होगी तो 4 बजे आपने त्रिकुटा नगर सेंटर पे आप आ सकते। इज इट ओके? मिलते हैं कल। अच्छा सुनो, अब आपको आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब बेटा जी फलौड़ा में थोड़ा एक हफ्ता डिले करेंगे, ठीक है। पहले एक सेंटर पे देख लेते हैं ना हाउ द थिंग्स आर गोइंग। चलो, तो सुनो, अब बात माइनस आई इफेक्ट की हम बात कर रहे थे। जो ग्रुप्स अपनी तरफ, जैसे फ्लोरीन ने क्या किया, कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, खींचा ना, सही बात है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, उनको हम माइनस आई ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप्स। मतलब माइनस आई ग्रुप्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। वैसे तो आपके लिस्ट दी हुई है ना, आप अगर देखो तो जो है लिस्ट आपके पास है, जो नोट्स बनाए हैं बच्चे, तो उनको नोट करते जाए। NR3, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, NR3 सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, मतलब ये बहुत जोर से खींचेगा। उसके बाद SR2 पॉजिटिव, नोट करते जाए बस एज सच।
ठीक है, नोट कर लो आप। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए, जैसे बेटा जी सुन लो, जैसे बेटा जी माइनस आई ग्रुप्स वैसे प्लस आई ग्रुप्स भी होते हैं। अब देखो, मैं प्लस आई ग्रुप्स की और इफेक्ट की साथ में बात कर रहा हूं। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अभी समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे हुए। अब आपने एक्चुअली में फ्लोरीन का वो आपके दिमाग में है कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में फ्लोरीन का कॉन्सेप्ट था कि फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, पहले मेरी बात को समझ लेना, फिर मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, आपके दिमाग में पहले से ये कॉन्सेप्ट था कि भी फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी ही, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही बात है, लेकिन आपके दिमाग में डोनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि आपने कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखे ही नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइए, मेरी बात को आपने सुनना है। ठीक है, डोनेट मतलब प्लस आई ग्रुप्स का एग्जांपल मैं जो रख रहा हूँ, सबसे पहले ओ नेगेटिव मैंने लिखा। बस आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके से फ्लोरीन कार्बन से खींचता था, ओ नेगेटिव कार्बन को देता है। बस मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। तो ओ नेगेटिव जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऐसे में ओ नेगेटिव पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और जो है कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। बोलो, मान लिया आपने मेरी बात? आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आपने नहीं पढ़े, ठीक है ना। फ्लोरिन आपके लॉजिक में था, लेकिन डोनेटिंग वाले आपके लॉजिक, मान लो कि देता है। मैंने कहा मान लो कि ओ नेगेटिव देता है, और देगा यार, इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है भाई, एनायन है वो, एनायन, इलेक्ट्रॉन रिच है। ओ नहीं है वो, ओ नेगेटिव, ओ नहीं है वो, ओ नेगेटिव। इज इट ओके? तो वो देगा ही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इसको देगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। अब ये रीच हो गया, तो ये इसको देगा तो डेल्टा डैश नेगेटिव आएगा। फिर ये रीच हो गया तो ये इस वाले को देगा तो डेल्टा डबल डैश नेगेटिव आ गया, और ये डेल्टा ट्रिपल डैश। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। और यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ कम हो रहा है, तो इसलिए डेल्टा नेगेटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा डैश नेगेटिव। वो प्लस आई माइनस आई दोनों के लिए रूल्स सेम। ठीक है, एंड डेल्टा ट्रिपल डैश नेगेटिव। सही है बात? अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स भी आपकी बहुत कम होंगे, ऑर्गेनिक में बहुत कम एग्जांपल्स हैं, लेकिन ओ नेगेटिव सबसे पहले, एंड देन सी ओ ओ नेगेटिव, इसको सी ओ ओ नेगेटिव भी लिख देते हैं, एंड देन आप लिखते जाएंगे।
ठीक है। आप एक बात और, डी फॉर ड्यूटेरियम, आप एक बात और देखेंगे, जल्दी से देखो कि हाइड्रोजन दोनों जगह, हाइड्रोजन दोनों जगह है, इसलिए क्योंकि वो रेफरेंस एटम, एक तरह से वो रेफरेंस एटम है। मतलब जिनकी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी वो माइनस आई कहलाएंगे, जिनकी हाइड्रोजन से कम खींचने की टेंडेंसी होगी वो प्लस आई कहलाएंगे। मतलब वो देंगे, वो कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देंगे। समझ आ गई बात? इसलिए हाइड्रोजन दोनों जगह। ठीक है, नोट कर लिया आपने? और मुझे लगता है नोट्स मिल गए तो कई लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे कि यार बड़ा काम हो गया। नहीं, नोट्स से आप लोगों को काफी जो है कंफर्टेबिलिटी हो गई। डी फॉर ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, आइसोटोप है ना हाइड्रोजन का, वही। ठीक है। अच्छा, आप एक बात सुनिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है, एक जगह बच्चे ने लिखा है के एस कॉन्सेप्ट। देख रहे हैं आप नोट्स में? नोट्स में देखिए के एस कॉन्सेप्ट मिल गया। के एस कॉन्सेप्ट जो है मिल गया। ठीक है, अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए एक बात पे कि पहला पॉइंट मैंने लिखा है, देखो देखो, पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप नोट कर लीजिएगा वहां से। कंसिडर इंडक्टिव इफेक्ट अप टू 3 कार्बन ओनली, वो मैं पहले बता चुका हूं कि 3 कार्बन तक ही कंसिडर करें। ठीक है, वो अगली क्लास में हम यूज भी करेंगे उसको। और दूसरा है, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इंडक्टिव इफेक्ट कैन पास थ्रू पाई बॉन्ड्स आल्सो, ये मैंने स्पेशल केस कहा है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में पाई बॉन्ड के थ्रू भी जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है? सबसे सिंपल, मतलब अगर मैं अभी आपको बताऊं, आपने जो पढ़ा है, आपने बेंजीन का नाम सुना है, तो बेंजीन इज वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन रेजोनेंस में हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट 100% समझ में आ जाएगा। अभी इसको रहने दीजिए ऐसे, अभी सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है, बाकी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, वी डोंट रिक्वायर दिस। ठीक है। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो है, कई बार क्या होगा सुन लीजिए, कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि प्लस आई ग्रुप भी लग गया है, माइनस आई भी लग गया है। सुनो, मैं ऐसे अभी मैं बिठा रहा हूं, तो मान लो जैसे इधर, जैसे हमने NO2 लगाया माइनस आई वाला, अब मान लो मैंने इधर NO2 भी लगा दिया। सुनो, इधर NO2 भी लगा दिया, ध्यान देना मेरी बात। अब आप बोलोगे कि भाई, और यहाँ पर मैंने जो है एक प्लस आई लगा दिया। प्लस आई कौन है? CS3 को आपने देखा होगा, मैंने प्लस आई में लिखा, तो ये प्लस आई है और ये माइनस आई। देखते जाना आपने, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है। अब आप बोलोगे भी इस कार्बन का क्या होगा, ये एक इसको दे रहा है, एक इससे ले रहा है, तो इस कार्बन पे तो बराबर जीरो चार्ज होना चाहिए। सही बात है ना? ये इससे, ये इसको दे रहा है, ये दे रहा है, ये इससे खींच रहा है, बराबर होना चाहिए। लेकिन मैंने जितनी ऑर्गेनिक देखी उसके बेस पे कंक्लूजन लिखवा दिया आपको कि जब भी प्लस आई और माइनस आई में कंपटीशन हो तो माइनस आई ही डोमिनेट करे। मतलब अगर NO2 लगा होगा तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ना कि डेल्टा नेगेटिव। इसका
क्योंकि ये बहुत कम देता है जबकि ये बहुत ज्यादा छीनता है, मतलब छीनने वाले पावरफुल है। माइनस आई वाले सारे ग्रुप सारे प्लस आई वालों से पावरफुल है। तो जब भी कंपटीशन प्लस आई और माइनस आई में होगा तो माइनस आई वाला ही जीतेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट ओके? ठीक है। केएस मींस, मेरा नाम पता है आप, यू नो माय नेम। बस बिल्कुल सही, सौम्या ने लिख दिया, कुलदीप शर्मा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, और अगला जो पॉइंट लिखाया है ना उसको भी मैं समझा देता हूँ, समझना, देखना, बात समझना। अगला पॉइंट छोटा सा लिखा है, डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर। डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, देखना, कि मान लो इधर हमने लगा दिया सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप, कौन सा? Nr3 पॉजिटिव। ठीक है। और इधर लगा दिया हमने वीक माइनस आई ग्रुप, क्लोरीन। ऐसे समझते जाना। ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि इस कार्बन पर, क्योंकि ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है जबकि ये वीक है, और इस पॉइंट पर हमने देखना है कि इन दोनों का इफेक्ट कितना हो। तो इस पॉइंट से नजदीक कौन है? क्लोरीन। NO2 दूर। तो जो नजदीक होगा चाहे वो वीक भी हो, तब भी उसी का इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा पहुंचे, इसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर लेस पहुंचेगा। समझ रहे हैं? मतलब डिस्टेंस जिसका कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। एक पॉइंट। इज इट ओके? समझ आई बात? इस पॉइंट पर क्लोरीन का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा Nr3 पॉजिटिव। इज इट ओके? अगर दोनों बराबर ही डिस्टेंस पे होते, इसी कार्बन पे फ्लोरीन भी होता तो इसका ज्यादा होता, लेकिन फ्लोरीन नजदीक लगा दिया मैंने, तीसरे कार्बन पे लगा दिया, ये चौथे पे लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। और जब अप्लाई करेंगे ना, जब अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। अगली क्लास में हम सिर्फ अप्लाई ही करेंगे, लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूं बात, क्लास को ओवर करने से पहले, कि मेरे इस लेक्चर को कितनी बार पढ़ना है, फिर से टाइप करके बताओ। 2 बार और पढ़ना, टोटल 3 बार। एक बार आपने पढ़ लिया, 2 बार मुझे और चाहिए, कम से कम बता। ठीक है, 2 बार आप पढ़ के आप ट्राई करें, आपको ये ऑर्डर जो है याद हो। नहीं होता है कोई बात, लेकिन ट्राई करें कि ग्रुप्स आपको याद रहे। ठीक है। तो मुझे कंप्लीट सिंसियरिटी चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया चीज है, और इसके बगैर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते, ना मेडिकल वाले ना नॉन। तो नए बच्चों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं? नए बच्चों वालों को समझ में आई बात कि नहीं जो मैंने समझाई? आप अपने आयुष्मान को आ गई, ठीक है, नंदिनी को आ गई, विवेक को आ गई, ठीक है, महवेश को आ गई, मनशीन को आ गई, ठीक है, पवन जी, ठीक है, नाइस, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, आज इतना ही कराऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा कम करवा रहा हूँ क्योंकि धीरे, टुमारो इज ऑफलाइन क्लास, और दोनों हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, मतलब मैं इसी तरीके से, सामने स्टूडेंट्स बैठे होंगे, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, आप त्रिकुटा नगर में क्लास लगाने आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।